सिक्किम में ना काफ़ी दुखद हादसा सामने आया। बहुत सारे लोग 100 के आसपास लोग पानी में एकदम से बह गए फ्लैश फ्लड्स की वजह से, जिसमें से 23 तो आर्मी के जवान हैं। बट सिक्किम में एकदम से जो फ्लैश फ्लड्स आई, उनका देखो मेन रीजन है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। सिक्किम में ना एक लेक है, ये लोकेशन देखिए आप, चाइना और नेपाल बॉर्डर के नज़दीक ये लेक है, लोनक लेक। ये ग्लेशियर लेक है। ग्लेशियर लेक बनती कैसे है वो भी आप बेसिक्स जान लीजिए। देखो, जो माउंटेन्स के ऊपर ग्लेशियर बने होते हैं ना, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से धीरे धीरे नीचे खिसकते रहते हैं। समझ गए? ग्रेविटेशन की वजह से धीरे धीरे नीचे आते रहेंगे। और समय के अनुसार ग्लेशियर्स में ना काल्विंग भी होती रहती है। काल्विंग मतलब बड़े बड़े जो बर्फ के टुकड़े हैं ना, ग्लेशियर से टूटते रहते हैं। अब इसकी वजह से यहां पे ना खड्डा होना स्टार्ट हो जाता है। ये जो लैंड होता है यहां पे खड्डा होना स्टार्ट हो जाता है, सॉफ्ट रॉक होती है। तो इसकी वजह से खड्डा हो गया, यानी एक डिप्रेशन क्रिएट हो गया। खड्डे को बोलते हैं डिप्रेशन। अब आपको पता है क्लाइमेट चेंज और दूसरे फैक्टर्स की वजह से ग्लेशियर मेल्ट भी होते रहते हैं। तो ग्लेशियर की मूवमेंट की वजह से पहले यहां पे खड्डा हो गया था, यानी एक डिप्रेशन क्रिएट हो गया था। और अब साथ के साथ ग्लेशियर्स पिघल भी रहे हैं। तो पिघलने की वजह से जो पानी आएगा ना, वो इस खड्डे में जमा होता रहेगा, जो एक लेक की शक्ल ले लेगा। ऐसी ही लेक्स को कहते हैं ग्लेशियर लेक्स, जो ग्लेशियर्स की वजह से बनती हैं। अब एक चीज देखो आप, ग्लेशियर लेक्स की जो बाउंड्री वाल होती है ना, जैसे यहां पर, ये इतनी स्ट्रोंग नहीं होती। ये बाउंड्री वाल बनी होती है सेडिमेंट्स और बोल्डर्स से। सेडिमेंट्स मतलब जैसे पहाड़ से स्नो खिसकी तो बड़े बड़े चट्टान के टुकड़े या फिर मिट्टी साथ लेकर आ गई। जो ये डेब्रीज होती है ना, पत्थर वगैरह, उनसे बनी होती है ग्लेशियर लेक की ये बाउंड्री वाल। और देखो, जब पानी का प्रेशर ज़्यादा बढ़ता है ना, मतलब बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो गया लेक के अंदर, या एकदम से बहुत ज़्यादा बारिश आ गई, बादल फट गया, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पानी एकदम से आ गया ग्लेशियर लेक के अंदर, या फिर अर्थक्वेक आ गया, भूकंप आ गया एकदम से, तो ना ग्लेशियर लेक की बाउंड्री वाल के टूटने का खतरा बना रहता है हमेशा। उत्तराखंड में जो हादसा हुआ था ना 2013 में, वो ग्लेशियर लेक के फटने की वजह से हुआ था। जैसे आप ये देखिए ध्यान से, ये एनिमेशन देखिए, इसमें ना ये ऊपर है ग्लेशियर लेक। ग्लेशियर लेक में ना पानी का लेवल धीरे धीरे करके इंक्रीज हो गया बर्फ के पिघलने की वजह से। इतना ज़्यादा इंक्रीज हो गया कि बाउंड्री वाल टूट गई और एकदम से पानी आ गया बहुत ज़्यादा, और पहाड़ों में जो लोग रहते हैं उनको बहा के ले गया। ठीक ऐसा ही होता है जब ग्लेशियर लेक में आउटबर्स्ट देखने को मिलता है। अब आप सिक्किम की घटना पर आइए। सिक्किम में ना लोनक लेक में बादल फट गया था, जिसकी वजह से पानी का लेवल एकदम से इंक्रीज हो गया। ग्लेशियर लेक में पानी का लेवल बढ़ गया तो लेक आउटबर्स्ट हो गई, लेक की बाउंड्री वाल टूट गई। इसकी वजह से लोनक रिवर, जो देखो फाइनली तीस्ता रिवर में मिलती है, तीस्ता रिवर में भी पानी का लेवल एकदम से बढ़ गया। और यहां पे थे आर्मी पर्सनल, 23 आर्मी के जवान जो पानी के साथ बह गए तीस्ता रिवर में पानी का लेवल इंक्रीज होने की वजह से। इसके अलावा भी बहुत से लोग पानी में बह गए क्योंकि लोनक लेक आउटबर्स्ट हो गई। इसकी वजह से फ्लैश फ्लड आ गई तीस्ता रिवर में और लोनक रिवर में। इस तस्वीर से आपको और भी क्लियर हो जाएगा। 17 सितंबर को लोनक रिवर में पानी का लेवल इस प्रकार से था, फिर 28 सितंबर को इस प्रकार से, लेकिन 4 अक्टूबर को पानी बहुत कम हो गया। क्यों? क्योंकि लेक में आउटबर्स्ट हो चुका था, पानी यहां से बह के नीचे चला गया, यानी लेक से पानी खाली हो गया और एकदम से बाउंड्री वाल टूटने की वजह से पानी नीचे चला गया। इसलिए 4 अक्टूबर की तस्वीर में लेक में पानी बहुत कम है। अब देखो दिक्कत पता है क्या है, हमारे देश में ना एक बड़ी आबादी ग्लेशियर्स के आसपास रहती है, माउंटेन्स में रहती है, तो वो बहुत वल्नरेबल है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड की वजह से। उत्तराखंड का हादसा इसी वजह से हुआ था, जैसे मैंने आपको बताया। अब तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है
तो रेन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इरेगुलर हो गई है, ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघल रहे हैं। तो क्वेश्चन उठता है क्या करना चाहिए। बहुत सारे स्टेप्स उठाए जाने चाहिए। देखो, सबसे पहले तो ना ग्लेशियर लेक्स को मॉनिटर किया जाए। अब कुछ लेक्स, मान लीजिए ग्लेशियर लेक्स ऐसी हैं जहां पर पानी का लेवल इंक्रीज हो रहा है, तो आर्टिफिशियल पंपिंग की जा सकती है। आर्टिफिशियल पंपिंग मतलब कुछ पानी जो है वहां से आर्टिफिशियली रिमूव किया जा सकता है ताकि बाउंड्री वाल ना टूटे लेक की और फ्लड ना आए। दूसरा, लोकल जो कम्युनिटी है, लोकल कम्युनिटी और लोकल डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स है, उनको और ज़्यादा बेहतर ढंग से ट्रेन किया जा सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली देखो लोकल कम्युनिटी को कई बार सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाने पड़ते हैं उसी समय, तो उनको ज़्यादा ट्रेन किया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छे से मैनेज किया जाए कि लेक के आसपास, मतलब पहले से कुछ सिनेरियो बनाकर कि अगर फ्लड आती है, बाउंड्री वाल लेक की टूटती है, तो कैसे पानी बाहर आएगा, तो उसके आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर ना डेवलप होने दिया जाए ताकि जानमाल के नुकसान को कम से कम किया जा सके। इसके अलावा अर्ली वार्निंग सिस्टम मतलब पहले से थोड़ा अंदाजा हो जाए कि यहाँ पर ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड आ सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो लिए जा सकते हैं। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। डेट आज की देखो 4 अक्टूबर 2023 है और डिस्कशन आज की काफ़ी मज़ेदार और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इशू हम डिस्कस करेंगे छोटे राज्यों की डिमांड से संबंधित। हाल ही में यूपी में एक अलग राज्य बनाने की मांग उठी, पश्चिम प्रदेश या फिर हरित प्रदेश। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इलेक्शन से पहले फ्रीबीज को कंट्रोल करने के लिए कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। फिर एक आर्टिकल हम टॉयज से संबंधित भी डिस्कस करेंगे, टॉय इंडस्ट्री इंडिया में। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट के एक मिनिस्टर संजीव बालियान ने यह इशू रेज किया कि उत्तर प्रदेश को डिवाइड करके एक अलग से राज्य बना देना चाहिए जिसका नाम हो पश्चिम प्रदेश या फिर हरित प्रदेश। हालांकि उनके ये इशू रेज करते ही अपोजिशन भी स्टार्ट हो गया कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, यूपी को इंटैक्ट रखना चाहिए। देखो, हमारे देश में ना समय समय पर अलग अलग जगहों से, अलग अलग डायरेक्शन से छोटे छोटे राज्यों की बनाने की जो मांग है वो उठती रहती है। जैसे एक मांग ये उठती है कि राजस्थान से एक क्षेत्र को अलग करके मरु प्रदेश बनाया जाए, गुजरात में से ये छोटा सा जो हिस्सा है इसको अलग करके अलग से राज्य बनाया जाए, सौराष्ट्र। ऐसे ये मैप देख लीजिए, अलग अलग जगहों से छोटे छोटे राज्य बनाने की जो मांग है वो उठती रहती है। जैसे हाल ही में मणिपुर में, आप यूं तो नहीं कह सकते अलग से राज्य की मांग हो रही है, लेकिन जो कुकी कम्युनिटी के लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमारे लिए अलग से प्रशासन चलना चाहिए। तो क्या इस प्रकार से छोटे छोटे राज्य बनाना सही है या फिर गलत है? यूपीएससी ने इस पे क्वेश्चन भी पूछा था मेंस में। देखो, छोटे राज्य बनाने के पक्ष में काफी सारे आर्गुमेंट्स हैं, विरोध में भी काफी सारे आर्गुमेंट्स हैं। अगर छोटे छोटे राज्य बनाए जाते हैं, अभी जैसे हमारे देश में 28 राज्य हैं, छोटे छोटे राज्य बनाए जाते हैं ना, तो ज़्यादा अच्छे ढंग से गवर्नेंस चल सकती है, एडमिनिस्ट्रेशन चलाना ज़्यादा आसान होगा। जैसे यूपी की पॉपुलेशन अभी काफ़ी ज़्यादा है, 21 करोड़ के आसपास। इतना बड़ा राज्य चलाना आसान नहीं होता। पूरे प्रशासन को एकजुट रखना, उस पर नियंत्रण रखना मुश्किल होता है। छोटे राज्य में गवर्नेंस ज़्यादा अच्छी हो सकती है, प्रशासन ज़्यादा अच्छे से चलाया जा सकता है। नेक्स्ट, मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। देखो, छोटे राज्य ना रिसोर्सेज को ज़्यादा अच्छे ढंग से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं बजाय के बड़े राज्यों के। बड़े राज्य में रिसोर्सेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना मुश्किल होता है। नेक्स्ट, इंक्रीज्ड पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी। छोटे राज्यों में जनता ज़्यादा अच्छे ढंग से डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट कर पाती है, क्योंकि लोग जो हैं, राज्य छोटा है, लोग अपने लीडर्स के ज़्यादा करीब महसूस करते हैं, गवर्नमेंट से ज़्यादा जुड़ाव होता है लोगों का छोटे राज्यों में, और डिसीजन मेकिंग में भी जनता पार्टिसिपेट करती है। सबसे लास्ट पॉइंट, छोटे राज्य जब होते हैं ना, तो लोकल लैंग्वेज को, लोकल कल्चर को ज़्यादा अच्छे ढंग से सहेज के रखा जा सकता है। बड़े राज्यों में ऐसा नहीं हो पाता। जैसे यूपी में अभी इतनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग टाइप का कल्चर है, तो शायद सबको सरकार सहेज के ना रख पाए। लेकिन अगर छोटा राज्य हो तो वो अपनी लैंग्वेज को, जो भी भाषा उस राज्य में बोली जाती है, उसको कंजर्व करने पे ज़्यादा जोर लगाएगा, ज़्यादा फोकस लगाएगा। अब देखो खिलाफ में क्या आर्गुमेंट्स हैं। इंक्रीज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। देखो, राज्य छोटा होता है तो अलग से कैपिटल का निर्माण करना, अलग से हाई कोर्ट, अलग से
फिर से नई बिल्डिंग्स बनाना, जैसे आंध्र प्रदेश को बनाने में अभी खर्चा आ रहा है, बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट काफ़ी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट, इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स, छोटे छोटे राज्य होने पे ना आपस में डिस्प्यूट्स भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का डिवीजन तो हो गया, लेकिन दोनों में अभी भी काफ़ी सारी डिस्प्यूट्स हैं। लॉस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी, अब देखो जितने छोटे राज्य होंगे ना उतना ही देश को एक प्रकार से डिवाइड किया जा रहा है बेसिक गवर्नेंस के लिए। कई बार ऐसा होता है फिर लोग ना अपनी लोकल आइडेंटिटी को, लोकल जो राज्य की आइडेंटिटी है ना उससे ज्यादा प्यार करने लगते हैं और नेशनल आइडेंटिटी को दूसरे नंबर पे तवज्जो देते हैं। तो इससे नेशनल जो यूनिटी है ना उसका भी नुकसान होता है। लास्ट में रीजनल इम्बैलेंस, स्टेट कई बार ना इनफ रिसोर्सेज नहीं जनरेट कर पाती अपने आप को चलाने के लिए। जैसे झारखंड का निर्माण हुआ, झारखंड छोटा राज्य बना लेकिन काफी इंस्टेबिलिटी आ गई। छोटी विधानसभा होती है ना तो विधायकों की खरीद फरोख्त तो और भी आसान होती है, तो स्टेबिलिटी रिलेटिवली कम होती है छोटे राज्यों में। तो झारखंड ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया नया राज्य बनने के बाद में। हालांकि हरियाणा जब पंजाब से अलग हुआ, हरियाणा ने अच्छा परफॉर्म किया। पॉइंट ये है छोटा राज्य कई बार अपने दम पर रिसोर्सेज जनरेट नहीं कर पाता अपना खर्चा चलाने के लिए। तो ये डिबेट है जो हमने समझी, छोटे राज्यों का निर्माण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लास्ट में कंक्लूजन में आप कह सकते हो कि देखो केस बाय केस बेसिस पे इसका फैसला होना चाहिए। मतलब कौन से राज्य की डिमांड कहां से आ रही है, डिमांड कितनी लॉजिकल है, ये सब चीजें देखनी चाहिए। ओवरऑल आप सभी राज्यों की डिमांड्स को एक पैमाने पर नहीं तोल सकते, केस बाय केस बेसिस पे देख सकते हो कि राज्य बनाना कितना उचित है या फिर नहीं है। अदरवाइज देखो हमारे देश में टीयर 3 बॉडीज हैं, लोकल पंचायत हैं, उनको इंपावर किया जाए। उनको अगर इंपावर किया जाता है तो छोटे राज्यों के पक्ष में ये सारे पॉइंट्स हैं ना ये अपने आप सर्व हो जाते हैं। अगर पंचायत इंपावर्ड हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अच्छे से हो जाएगा, अच्छी गवर्नेंस भी आ जाएगी, लोगों का पार्टिसिपेशन भी डेमोक्रेसी में सुनिश्चित होगा। तो कहने का मतलब यह है पंचायतों को इंपावर करना ज्यादा बेटर सोल्यूशन है बजाय के छोटे राज्यों का निर्माण करना। आप भी अपने राय बताइए कमेंट बॉक्स में कि छोटे राज्यों का निर्माण होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल कोड ऑफ कंडक्ट ऑन फ्रीबीज से संबंधित है। फ्रीबीज मतलब इलेक्शन से पहले पॉलिटिकल पार्टी या फिर कैंडिडेट्स के द्वारा जनता से जो वादा किया जाता है कि अगर हम इलेक्शन जीत गए तो आपको ये फ्री में मिलेगा, ये फ्रीबीज होती हैं। जनता का सपोर्ट हासिल करने के लिए फ्रीबीज का वादा पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा जनता से किया जाता है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। आप ये जो फ्रीबीज का कंसेप्ट है ना इसे यूपीएससी एस्पायरेंट की जर्नी से समझिए। देखो एक जो सीरियस यूपीएससी एस्पायरेंट होता है ना उसके सामने दो रास्ते होते हैं। एक तो ये कि अभी मोबाइल में रील्स देखकर, दोस्तों के साथ मस्ती कर कर, इधर उधर घूमकर इमीडिएट प्लेजर हासिल की जाए, या फिर दूसरा रास्ता ये होता है कि अभी जबरदस्त पढ़ाई करके कैसे भी कैसे करके ये एग्जाम क्लियर किया जाए और उसके बाद डीएम बन के, सिविल सर्वेंट बन के देश के लिए, समाज के लिए कुछ किया जाए। तो जो सीरियस सिविल सर्विसेज का एस्पायरेंट होता है ना वो दूसरा रास्ता चूज करता है जिसमें लॉन्ग टर्म प्लेजर मिलती है, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस मिलती है। और सीरियस यूपीएससी एस्पायरेंट अपने इस इमीडिएट प्लेजर को इग्नोर कर देता है जो कि ज्यादातर लोग नहीं कर पाते। उसी प्रकार से ये फ्रीबीज का कंसेप्ट है। एक पॉलिटिकल पार्टी ना, किसी भी डेमोक्रेसी में एक पॉलिटिकल पार्टी की ये ड्यूटी बनती है कि एक गुड गवर्नेंस दी जाए, इलेक्शन जीत के स्किल्स पे ध्यान दिया जाए, ऐसे देश का निर्माण किया जाए जिसकी जड़ें मजबूत हों, जिसकी फाउंडेशंस मजबूत हों, अच्छी एजुकेशन दी जाए, अच्छी हेल्थ प्रोवाइड की जाए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए। लेकिन देखो अब इन चीजों में लगता है टाइम, जैसे एग्जाम क्लियर करने में लगता है टाइम, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी शॉर्टकट अपनाती है। शॉर्टकट होता है कि बस जनता से फ्री का वादा किया जाए, जनता बाकी सारी चीजें भूल जाएगी। कल किसने देखा, हमें तो 5 साल राज करना है। तो पॉलिटिकल पार्टीज इस सोच के साथ इलेक्शन लड़ती हैं कि अभी सिर्फ जनता को फ्री का वादा दिया जाए और ये जो देश का निर्माण करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, हेल्थ और स्किल्स अच्छी देनी है, ये सब बाद में देखेंगे, जो कि कभी देखी नहीं जाती। इसी वजह से देश पिछड़ जाता है। मतलब पॉलिटिकल पार्टीज सीरियस यूपीएससी एस्पायरेंट्स की तरह बिहेव नहीं करती हैं। अब कांग्रेस की बात कीजिए, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की हम बात करेंगे। सबसे पहले कांग्रेस की बात कीजिए। कर्नाटक इलेक्शन से पहले कांग्रेस ने बहुत ज्यादा फ्रीबीज का ऐलान किया था।
कांग्रेस इलेक्शन जीत भी गई। अब कांग्रेस को लगा अरे ये चीज तो काम करती है, अब दूसरे राज्यों में भी इलेक्शंस आ रहे हैं। तो तेलंगाना में भी कांग्रेस ने बहुत सारी चीजें फ्री देने का ऐलान किया है। 2500 रुपये हर महिला को एक मंथ में, 15,000 फार्मर्स और टीनेंट फार्मर्स को, 12,000 एग्रीकल्चर वर्कर्स को हर महीने, 200 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग साइट्स, अलॉटमेंट ऑफ हाउसिंग साइट्स, और जिनके पास में घर नहीं है उनको 5 लाख रुपए। अगर देखो ये सारी फ्रीबीज जनता को दी जाती है ना, तो इसके लिए चाहिए बहुत ज्यादा पैसा। अब बीजेपी की बात कीजिए, तेलंगाना पे हम फिर से आएंगे। देखो बीजेपी वैसे ये बोलती है कि हम इंपावर्ड मॉडल ऑफ डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं, यानी हम वास्तव में देश की जड़ें मजबूत करना चाहते हैं, ना कि फ्रीबीज बांट के। लेकिन पिछले लोकसभा इलेक्शन से पहले बीजेपी ने भी पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम लॉन्च की थी, जिसमें किसानों को 6,000 रुपए एक साल में दिए जाते हैं, 3 इंस्टॉलमेंट्स में 2-2 हजार की। अल्टीमेटली देखो इतनी ज्यादा फ्री की पॉलिटिक्स चल रही है, तो बीजेपी भी हो सकता है कि लोकसभा इलेक्शन से पहले या फिर अपकमिंग असेंबली इलेक्शन से पहले फ्रीबीज का ऐलान कर दें। इसके बाद आम आदमी पार्टी का एग्जांपल लीजिए। आम आदमी पार्टी का तो दिल्ली मॉडल पूरा टिका ही इस पे है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री वाटर। बाद में इस चीज को पंजाब में भी इंप्लीमेंट किया गया। अब देखो इन फ्रीबीज का असर क्या होता है, आप वो देखिए। आज के समय में ना पंजाब जो है, पंजाब आज के समय में डेट ट्रैप में फंसता जा रहा है। आप ये खबर पढ़िए, ये अलग खबर है, कब की है, 4 अक्टूबर 2023 यानी कल की। पंजाब के ऊपर आज के समय में 3,27,000 करोड़ का डेट है। और जो इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता में आई है ना, पंजाब सरकार ने इलेक्शन से पहले किए वादों को पूरा करने के लिए जो फ्रीबीज को इंप्लीमेंट किया है ना, इसकी वजह से डेट 55,000 करोड़ और ज्यादा बढ़ गया है। अब सिचुएशन ऐसी हो गई है कि पंजाब सरकार को जो रेवेन्यू मिलता है ना, उसका 20% तो लोन की किस्त चुकाने में या फिर इंटरेस्ट देने में ही लग जाता है। अब कहां से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, कहां से स्कूल्स बनेंगे, कहां से ब्रिज बनेंगे? क्यों? क्योंकि फ्रीबीज को दिया जा रहा है। अब तेलंगाना की बात कीजिए। राइटर कहते हैं तेलंगाना की जो अभी सिचुएशन है ना, इकोनॉमिक सिचुएशन देखो ठीक ठाक है। डेट जो है तेलंगाना की सरकार के ऊपर 29% ऑफ जीडीपी है, जो कि देखो अभी तो मैनेजेबल है। और तेलंगाना की जो पर कैपिटा इनकम है वो भी हमारे देश में वन ऑफ द हाईएस्ट है, 3,12,000। लेकिन अगर जो कांग्रेस ने ये सारी फ्रीबीज का वादा किया है, इनको इंप्लीमेंट किया जाता है, तो तेलंगाना की इकोनॉमिक सिचुएशन काफी ज्यादा खराब होगी। दिक्कत पता है कहां पे आती है? जब पॉलिटिकल पार्टीज फ्रीबीज का वादा करती है ना, तो वो ये नहीं बताती कि पैसा कहां से लाएंगे और कितना पैसा खर्च होगा इन फ्रीबीज को इंप्लीमेंट करने में, ये भी नहीं बताया जाता। कायदे से देखो पॉलिटिकल पार्टीज को बताना चाहिए कि हमने जो फ्रीबीज का वादा आपसे किया है, इसको इंप्लीमेंट करने में इतना पैसा खर्च होगा और ये पैसा हम कैसे लाएंगे, क्या टैक्स को इंक्रीज किया जाएगा, क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर को कम किया जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जैसे स्कूल बनाना है, रोड बनाना है, क्या इस खर्चे को कम किया जाएगा या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम किया जाएगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे सैलरीज, पेंशंस का पैसा है, उसे कम किया जाएगा, या फिर उधार लेके हम ये फ्रीबीज को इंप्लीमेंट करेंगे। हम उधार लेंगे इन फ्रीबीज को इंप्लीमेंट करने के लिए। बताना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज को साफ साफ, लेकिन वो नहीं बताते। उनकी सोच होती है कि अभी तो इलेक्शन जीतो यार, कैसे भी करके, साम दाम दंड भेद। देश की क्या हालत होगी, राज्य की क्या हालत होगी, वो बाद में देखेंगे, अभी पावर तो हासिल की जाए। तो कौन हैंडल करेगा इस फ्रीबीज के इशू को? क्योंकि देखो ये तो बढ़ता जा रहा है। जैसे 5 राज्यों में ओपीएस स्कीम को इंप्लीमेंट कर दिया गया है, ओल्ड पेंशन स्कीम को। ओल्ड पेंशन स्कीम जब किसी राज्य में लागू होती है ना, तो स्टेट के ऊपर जो लायबिलिटी है वो 4.5 टाइम्स बढ़ जाती है। याद है आपको एक आर्टिकल हमने डिस्कस किया था, एनपीएस वर्सेस ओपीएस। उसमें राइटर ने एक बहुत बढ़िया पॉइंट बोला था कि देखो ओपीएस पे इतना ज्यादा पैसा सरकार खर्च करेगी, इससे अच्छा तो सरकार ये करती कि जितना एक्स्ट्रा पैसा ओपीएस पे खर्च कर रही है, उतना पैसा उन पैसों की सहायता से गरीब लोगों के लिए कुछ किया जाता। तब इनइक्वालिटी भी कम होती, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की सैलरी ऑलरेडी अच्छी खासी होती है, लेकिन कंपैरिजन में इतने गरीब लोग हैं जिनको 2 वक्त की रोटी का प्रोविजन कर पाना मुश्किल होता है, तो उनके लिए कुछ करना चाहिए, उससे देश में इनइक्वालिटी कम हो। तो बात यह है कि कौन करेगा फ्रीबीज का इशू, कौन एड्रेस करेगा? देखो फाइनेंस कमीशन कुछ कर नहीं सकता, फाइनेंस कमीशन के पास में कोई पावर नहीं है। अब कायदे से पार्लियामेंट या फिर स्टेट असेंबली में कानून बनना चाहिए फ्रीबीज
पे लगाम लगाने के लिए, लेकिन इस पे कोई राजी नहीं होता। हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने हिसाब से फ्रीबीज की सहायता से जनता से वोट लेना चाहती है। अब बात आती है सुप्रीम कोर्ट पे। सुप्रीम कोर्ट भी इस इशू को हाथ नहीं लगाना चाहता। 2 पीआईएल फाइल की गई थी 2011 तमिलनाडु के इलेक्शन से पहले। तमिलनाडु में तो फ्रीबीज का कल्चर और भी ज्यादा है। इलेक्शन जीते तो फ्री वॉशिंग मशीन मिलेगी, फ्री माइक्रो ओवन मिलेगा, इस प्रकार से वादे किए जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में जाके बोला गया था पिटिशनर के द्वारा, ये तो साफ साफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में ब्राइबरी है। ये तो जनता को रिश्वत देने की कोशिश की जा रही है कि वोट दो, हम आपको फ्री में वॉशिंग मशीन देंगे। 2013 में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया और सुप्रीम कोर्ट ने बोला अपने वर्डिक्ट में कि ये जो फ्रीबीज का वादा किया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, इससे तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो ही नहीं पाता। मतलब मुद्दों पे चर्चा ही नहीं हो जाती, बस इस बात पे चर्चा होती है कौन कितना ज्यादा फ्री में देगा सत्ता में आने के बाद। ये तो करप्ट प्रैक्टिस है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस समय बोला था कि इलेक्शन कमीशन को ना गाइडलाइंस बनानी चाहिए इस इश्यू पे। इलेक्शन कमीशन ने गाइडलाइन बनाई भी, लेकिन काफी वेग गाइडलाइन थी, उसका कोई असर नहीं हुआ। फिर से 2021 में पीआईएल फाइल की गई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम एक एक्सपर्ट पैनल बनाते हैं जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स हों, ताकि इस इशू पे कुछ गाइडलाइंस बनाई जा सके। लेकिन कोई गाइडलाइन नहीं बनाई गई, कुछ भी नहीं हुआ। देखो, डेमोक्रेसी है हमारा देश, किसी पॉलिटिकल पार्टी को हम रोक नहीं सकते। अब ये तो लोगों पे ऊपर है, लोग कब अवेयर होंगे। हमारे देश की जनता भी तो फ्रीबीज से ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होती है ना, तो ये लोगों के ऊपर है। देखो, स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश था जहां पे ना यूनिवर्सल बेसिक इनकम के इशू पे ना रेफरेंडम कराया गया, भाई सबको कुछ ना कुछ फ्री में मिले। जनता ने ना रेफरेंडम में मना कर दिया कि हमें नहीं चाहिए फ्री में। हमारे देश में वो लेवल आने में अभी बहुत टाइम लगेगा। तो जब तक जनता अवेयर नहीं होगी, पॉलिटिकल पार्टीज तो फ्री के नाम पे खेलती रहेंगी। लेकिन कुछ ऐसा किया जा सकता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में अमेंड करके कुछ गाइडलाइंस डाली जा सकती हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज जब भी फ्रीबीज का वादा करें ना, बताएं कितनी कॉस्ट आएगी इनको इंप्लीमेंट करने में, कहां से पैसा लाओगे, क्या आप टैक्स लगाओगे, जो बात मैंने आपको बोली, क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम करोगे या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर कम करोगे, या फिर आप लोन लोगे इनको इंप्लीमेंट करने के लिए, ताकि जनता को पता तो लगे। इसी से तो जनता अवेयर हो गई। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया फ्रीबीज से संबंधित। आप भी बताइए आपकी क्या राय है इस इशू के ऊपर। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल टॉयज इंडस्ट्री से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। टॉय इंडस्ट्री मतलब खिलौनों की इंडस्ट्री, छोटे बच्चे जो खेलते हैं। कंटेक्स्ट देखो ये है, इंडिया ना टॉयज के मामले में अब नेट एक्सपोर्टर बन गया है। पहले हमारे देश में 80% जो टॉयज आते थे ना वो इंपोर्टेड होते थे, बट अब इंडिया नेट एक्सपोर्टर बन गया है खिलौनों के मामले में। 2 चीज़ों को श्रेय दिया जा रहा है। पहला, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। 2014 में मेक इन इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च हुआ था। इस इनिशिएटिव ने इंडिया में टॉयज की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट किया। प्रधानमंत्री मोदी ने काफ़ी फोकस किया मेक इन इंडिया इनिशिएटिव पर। तो इसलिए इंडिया के जो टॉय मैन्युफैक्चरर थे, खिलौनों के मैन्युफैक्चरर, उन्होंने अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज किया और कॉम्पिटिटिवनेस को इंप्रूव किया, मतलब अपने प्रोडक्ट्स को इंप्रूव किया ताकि वो दूसरे देशों में जाके बिकें। दूसरी चीज़ जिसको क्रेडिट दिया जा रहा है, गवर्नमेंट सपोर्ट एंड पॉलिसी मेजर्स। प्रधानमंत्री मोदी ने इवन मन की बात में टॉय इंडस्ट्री का जिक्र किया था कि हम इसमें सेल्फ रिलायंट होने चाहिए, इस सेक्टर की इंपॉर्टेंस है काफ़ी ज़्यादा। तो गवर्नमेंट ने ना ऐसी पॉलिसीज चलाई, जैसे देखो कस्टम ड्यूटीज़ को इंक्रीज़ करना। अब मान लीजिए इंडिया में कोई चाइना से खिलौने इंपोर्ट करता है, उस पर सरकार ने कस्टम ड्यूटी को 20% से इंक्रीज़ करके 60% कर दिया। तो चाइना के खिलौने इंडिया में महंगे बिकेंगे, उन्हें कोई खरीदेगा नहीं। घरेलू जो खिलौने हैं जो इंडिया में ही बनते हैं वो सस्ते बिकेंगे, उन्हें खरीदा जाएगा। उसके बाद है नॉन टैरिफ बैरियर। नॉन टैरिफ बैरियर क्या होता है? ऐसे बैरियर, ऐसी रुकावट जो टैक्स से संबंधित नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए किसी फर्म को बोल दिया अगर आप चाइना से खिलौने इंपोर्ट करना चाहते हो तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, और सरकार लाइसेंस बड़ी मुश्किल से दे। तो ये नॉन टैरिफ बैरियर है। टैरिफ बैरियर मतलब कस्टम ड्यूटी जैसे टैक्स लगा देना। नॉन टैरिफ बैरियर मतलब फाइलों में उलझा देना, रिस्ट्रिक्शंस लगा देना, जिससे कि कोई पर्सन विदेशों से खिलौने इंपोर्ट ना कर सके या फिर दूसरी चीज़ इंपोर्ट ना कर सके। ये डेटा है। जैसे देखो 2018-19 में
कितने खिलौने एक्सपोर्ट हुए थे इंडिया से? 812 करोड़ के। 2021-22 में कितने? 1237 करोड़ के। इंपोर्ट की बात करें 2018-19 में खिलौने इंपोर्ट हुए थे 2593 करोड़, और 2021-22 में कितने? 819 करोड़ के। अब इसके बाद ना आर्टिकल में हिस्टोरिकल चैलेंजेस एंड ट्रेंड्स की बात की जाती है। देखो हिस्टोरिकली ना हमारे देश में टॉयज इंडस्ट्री का जो साइज है ना इतना बड़ा नहीं। 2015-16 में 15,000 के आसपास कंपनीज या फिर छोटी एंटरप्राइजेज खिलौनों की, जिसमें 35,000 लोग काम करते थे, और 2000 से लेकर 2016 के बीच में टॉय इंडस्ट्री का डिक्लाइन देखने को मिला, बहुत सारा जॉब लॉस हो गया, और इंडिया जो है उस समय इंपोर्टेड खिलौनों पे ज़्यादा रिलाई करने लगा 2000 से लेकर 2016 के बीच में। जो डोमेस्टिक टॉय मैन्युफैक्चरर थे वो संघर्ष कर रहे थे कि चाइनीज़ खिलौने जो सस्ते से देश में आ रहे हैं उनका मुकाबला कैसे किया जाए। और वैसे देखो आज़ादी के बाद से तो सरकार ने थोड़ी गलत पॉलिसी अपनाई, टॉयज़ की इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट को अलाउ नहीं किया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, और वैसे ये सेक्टर थोड़ा रिजर्व्ड रखा। इवन बड़ी कंपनीज, देश की बड़ी कंपनीज भी इसमें एंटर नहीं कर सकेंगी। स्मॉल एंटरप्राइजेज के लिए रिजर्व रखा सरकार ने ये टॉयज़ का सेक्टर। लेकिन 90s में जब एलपीजी रिफॉर्म आए तब इस सेक्टर को सरकार ने ओपन कर दिया। पहले जो रिस्ट्रिक्शन थी ना कि स्मॉल एंटरप्राइजेज सिर्फ खिलौनों की मैन्युफैक्चरिंग कर सकती हैं, बड़ी जो फर्म्स है वो नहीं कर सकती, ये सारी रिस्ट्रिक्शंस हटा दी। लेकिन फिर भी टॉयज सेक्टर में ज़्यादा फायदा हुआ नहीं। फिर अंत में मेक इन इंडिया इनिशिएटिव चला, सरकार कहती है इसका फायदा हुआ। बट राइटर के ना अपने कंसर्न्स हैं। राइटर कहते हैं ये देखो टॉयज इंडस्ट्री में हम एक्सपोर्ट तो इंक्रीज कर पाए हैं, बट इसके दो रीजन हो सकते हैं। पहला तो प्रोटेक्शनिज्म, सरकार ने जो टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर लगा दिए हैं ना विदेशी खिलौनों पे, इस वजह से डोमेस्टिक जो खिलौने हैं वो ज़्यादा बिक रहे हैं। तो पहला तो ये रीज़न हो सकता है प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी की, सरकार डोमेस्टिक खिलौनों की कंपनीज को प्रोटेक्ट कर रही है, विदेशी खिलौनों पे टैक्स लगा के, उन पे नॉन टैक्स बैरियर लगा के, नॉन टैरिफ बैरियर लगा के, ताकि वो इंडिया के मार्केट में ना एंटर कर सकें। दूसरा, अभी कोविड-19 की महामारी आई, शायद इसकी वजह से हो सकता है कि चाइना के खिलौने इंडिया में ना आ पा रहे हों, और वहाँ की कंपनीज, मतलब चाइना में एकदम से कोविड-19 आ गया था ना कुछ समय पहले, तो उनकी कंपनीज दूसरे देशों में खिलौनों को ना भेज पा रही हों और वो वॉइड इंडिया की कंपनी ने फिल किया। लेकिन क्या ये सस्टेनेबल है? क्या ये लंबे समय तक जारी रहेगा? ये सोचने वाली बात है। तो यही क्वेश्चन राइटर रेज करते हैं। बेशक हमारा खिलौनों का एक्सपोर्ट तो इंक्रीज हुआ है, लेकिन यह भी सोचने वाली बात है क्या ये सस्टेनेबल है, आगे भी जारी रहेगा या नहीं रहेगा। कंक्लूजन में कहा जाता है ट्रांजिशन जो हुआ है टॉय इंपोर्टर से टॉय एक्सपोर्टर का, ये सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है देश के लिए। इसमें जैसा कि आर्टिकल में कहा जाता है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव और पॉलिसी रिफॉर्म्स जो सरकार के हैं दोनों ने कंट्रीब्यूट किया। बट देखने वाली बात होगी ये सस्टेन्ड ग्रोथ बरकरार रहती है या नहीं रहती है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चंस देख लीजिए जो आज आपको अटेम्प्ट करने हैं। मेंस के ये दो क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। एक तो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड से संबंधित, और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है छोटे राज्यों के डिमांड से संबंधित। pwonlyis.com पे जाके आपको दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ये 2019 में प्री का क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था, कौन सी रिवर कौन से ग्लेशियर से निकलती है। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चन 2013 में पूछा था फ्रेश वाटर से संबंधित। दोनों क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। देखो दोनों क्वेश्चंस का आंसर सी है, सी। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। कल फिर से मिलते हैं। अभी के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।